अभय ने फिर से अपने असिस्टेंट को कॉल किया तो इस बार पहले ही रिंग में उसका कॉल रिसीव हो गया। अभय ने अपने असिस्टेंट से कहा, रात सोनिया से कहो उसके पास जितने भी न्यू डिजाइन ड्रेस है वह मेरे घर लेकर आ जाए और सोनिया खुद भी आए, किसी और को ना भेजे, मुझे मेरी वाइफ के लिए न्यू ड्रेस डिजाइन करवाने हैं। इतना कहकर अभय ने कॉल कट कर दिया। वही अभय की बातें सुनकर कसक मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी अभय उसे लेकर बेड पर पलटते हुए उससे बोला, जब तक डिजाइन यहाँ आती है तब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारा साइज नाप लेता हूँ। अभय ने अपने हाथ धीरे धीरे कसक के पीठ से नीचे ले जाते हुए उसके हिप को पकड़ा और उसे कस के अपने तरफ उठा दिया। अभय के ऐसे उठाने से कसक पूरी तरह से अभय की बॉडी से सट गई थी। जब अभय ने उसे पलटा था तो थोड़ा सा इंच भर का दोनों में फासला था, लेकिन अभय के इस तरह से उसके हिप को पकड़कर अपनी तरफ खींचने से दोनों के बीच कोई फैसला नहीं रहा था। अभय ने अपने अंदाज से उसके हिप को नापते हुए कसक से कहा, क्या तुम्हारे हिप का साइज 36 हो सकता है? कसक ने अपना सिर मासूमियत से हिलाते हुए कहा, मुझे क्या पता। अभय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब पता करा दूंगा। बस तुम्हें जिंदगी भर मेरे पास ऐसे ही रहना होगा। कसक ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वह अपना सर ऊपर नीचे करते हुए बोली, कितनी बार कहूं कि पापा ने कहा है कि मैं आपका हाथ कभी ना छोड़ूं। तो मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो आप ही के पास तो रहूंगी ना, मैं कहाँ जाऊंगी। फिर जिस तरह से कसक अपने हाथ और सिर को हिलाते हुए अभय से पूछा था कि वह कहाँ जाएगी, तो अभय ने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी हथेलियां को अपने होठों के पास लाते हुए बोला, कहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अब तुम अभय रानावत की वाइफ हो और अभय रानावत की वाइफ इस रानावत हवेली में ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारे इस हवेली में रहने से ही इस हवेली में रौनक बनी रहेगी। अभय ने कसक की हथेली को चुमा और उसके बाद जिस हाथ से उसने कसक के हिप को पकड़ा था वह ऊपर करते करते उसके कमर के पास लेकर आया और फिर बोला, क्या ये 24 साइज है? नहीं, यह 28 होगा, क्योंकि तुम इतनी पतली नहीं हो, तुम थोड़ी हेल्दी हो और मुझे तुम्हारा हेल्दी होना बहुत अच्छा लग रहा है। उसने अपने हाथ से कसक की कमर पर चिमटी कटी, जिससे कसक उछल पड़ी और उसने मुंह बनाते हुए अभय से कहा, मैं आपको काटूं चिमटी, आप मुझे काट रहे हो? अभय जोर से हंस दिया। उसने कहा, काटो, कहाँ काटोगी? अच्छा, तुम ना अपने होठों से मेरे होठों पर काट लेना। लेकिन कसक ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। तभी अभय ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कसक के ब्रेस्ट पर रख दिया और उसे धीरे धीरे मसलते हुए बोला, क्या इसके साइज बहुत छोटे नहीं है? 32, मुझे तो लग रहा है मुझे इन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए अभय नीचे झुककर कसक के क्लीवेज पर अपने होंठ रख दिया और अभय के ऐसा करते ही कसक के मुंह से एक सिसकी निकाली और उसके हाथ अपने आप अभय की गर्दन पर उसके बालों पर चली गई। अभय कुछ देर तक कसक की क्लीवेज को अपने जुबान से लिक करता रहा। इस दौरान कसक कसमसाती हुई इन्हें भर रही थी। तभी कसक ने खुद की आवाज को, जो मदहोशी से अब कांपने लगे थे, उन्हें कंट्रोल करते हुए अभय से कहा, आप क्या कर रहे हो? मुझे अजीब लग रहा है। गुदगुदी हो रही है, छोड़ो ना। मुझे पापा को फोन करना है, फोन कर दो ना पापा को। मेरी एक ड्रेस है और मेरी सैंडल जो पापा ने मुझे दी थी वह मेरी फेवरेट है, मुझे वह चाहिए, आप पापा को फोन कर दो प्लीज। कसक ये सब कहते हुए जैसे कांप रही थी। अभय से अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब एक मर्द अपनी वाइफ की इतने करीब जाकर उसे दूर हटाना पड़े तो उससे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अभय ने अपना चेहरा कसक की गर्दन पर घुसा दिया। धीरे धीरे अपने होठों को चलाते हुए बोला, तुम इतनी मासूम क्यों हो कसक? अगर तुम इतनी मासूम नहीं होती तो मुझे इतना बर्दाश्त करना नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैं अभी किस आग में जल रहा हूँ। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें मुझे ठंडा करने के लिए क्या करना होगा। पर मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, तुम्हें पूरी तरह से पाने के लिए अभी मुझे खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अभय वापस बेड पर पलट गया, लेकिन इस बार कसक उसके ऊपर नहीं थी। वह बेड पर ही लेटी हुई थी। वह अभय की हालत देख रही थी कि वह अजीब लग रहा है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। उसने प्यार से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अभय की गल को सहलाते हुए उससे पूछा, आप अभी तो ठीक थे, अभी आपको क्या हुआ? अभय ने उसके हाथ को अपने गालों पर ही पकड़ते हुए उससे कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं फोन कर देता हूँ तुम्हारे पापा को, तुम बात कर लो, ठीक है? अभय ने अपना फोन उठाया और विजय जी को कॉल किया। विजय जी जो अभी तक अपने कार में ही लेटे हुए थे, उनका फोन रिंग किया तो उन्होंने फोन की रिंग होने की आवाज सुनकर फोन उठाकर देखा तो उसमें अभय नाम फ्लैश हो रहा था। विजय जी की नजरें फोन स्क्रीन पर ही जाम सी गई थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह अभय का फोन उनके पास आना यह कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती थी।
क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभय को कसक के बारे में सब पता चल गया होगा कि वह नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि उसका बिहेवियर बच्चों जैसा है जिसे कुछ भी पता नहीं है, और शायद इसलिए अभय कसक को छोड़ने के लिए उनको कॉल कर रहा था कि वह रानावत हवेली जाकर कसक को वापस लेकर जाए। विजय जी ने कपकपाते हाथों से फोन में रिसीवर बटन प्रेस किया और अपने कान के पास फोन को लाकर कपकपाती हुई आवाज में कहा, हेलो अभय। तभी उन्हें कसक की खनकती हुई आवाज सुनाई दी, पापा मैं बोल रही हूँ कसक आपकी कासू। विजय जी ने कसक की आवाज सुनकर कसके अपनी आंखों को मिच लिया। उनकी बेटी की इतनी खनकती हुई आवाज का मतलब ये था कि अभय उसे छोड़ने के लिए कॉल नहीं कर रहा था, बल्कि बात कुछ और थी। विजय जी ने खुद के सीने पर हाथ रखा और जल्दी जल्दी उसे मसलने लगे। उन्होंने खुद को शांत किया और कहा, बच्चा मेरा कासू बोलो क्या बात है। तभी कसक ने कहा, पापा वह जो सैंडल आपने मुझे दिया था ना, वह वाला, और जो दी ने मुझे पिछले साल दिया था बर्थडे गिफ्ट, वह ग्रीन वाला शरारा फ्रॉक मुझे ला दो ना, वह मेरे फेवरेट है। मेरे पास अभी कपड़े नहीं है पहनने को। लेकिन फिर उसने अभय की तरफ देखा, क्योंकि अभय को वह क्या बोलेगी यह उसे पता नहीं था। तभी अभय ने कहा, हब्बी। कसक ने बिना उस शब्द का मतलब जाने कहा, हब्बी ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े मंगवाए हैं, लेकिन मुझे वो दी की दी हुई ड्रेस और आपने जो सैंडल दिया था वह सैंडल बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो प्लीज आप ला दो ना मुझे वह ड्रेस और सैंडल। कसक की मुंह से अभय के लिए हब्बी वर्ड सुनकर विजय जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कसक का थोड़ी देर का रुकना इसका मतलब था कि अभय ने उसे खुद को हब्बी कहने के लिए कहा था। विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा, मैं घर के सामने ही हूँ, तो मैं बस अभी घर जाता हूँ और तुम्हारे वह सैंडल और वह ड्रेस पैक करके तुम्हें लाकर देता हूँ, ठीक है। तो ने खिलखिलाती हुई आवाज में कहा, हाँ, और ना वह मुझे पूरी और चने की सब्जी भी लाकर देना, मुझे भूख लगी है पापा। विजय जी ने गाड़ी स्टार्ट की और वह अपने घर की तरफ निकल गए। अभी फोन चालू था और विजय की कसक और अभय की बातें सुन रहे थे। अभय ने कसक के गाल को सहलाते हुए उससे कहा, तुम्हें भूख लगी है। कसक ने मासूम बच्चे की तरह अपने सर को हाँ में जल्दी जल्दी हिला दिया था। तो अभय ने उससे कहा, तो तुम पहले वॉशरूम में जाओ, ब्रश करो, मुंह धो लो, फिर नीचे जाना और तुम्हें जो खाना है मम्मी से बोल दो, मम्मी बना देंगे तुम्हारे लिए। कसक ने उतनी ही मासूमियत से भरे सवाल किया, सच में आपकी मम्मी बना देंगे मेरे कहने पर? अभय ने एक हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहा, हाँ जरूर बना देंगे। खाने में उसकी पसंद का बनेगा। ये सुनकर कसक जल्दी से अभय के ऊपर से उठी और दौड़ती हुई बाथरूम के अंदर चली गई। अभय की यह सारी बातें विजय जी अपने फोन में सुन रहे थे और उन्हें कसक की शादी अभय कराने के अपने फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। विजय जी घर पहुंचने के बाद उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और सीधा अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हॉल में ही काशवी और आरती भी बैठे हुए हैं। विजय जी सीधे कसक के कमरे की तरफ जाने लगे तो आरती और काशवी, जो पूरी रात उनके इंतजार में हॉल में ही सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी, अभी गुस्से से उबलते हुए विजय जी से सवाल किया, तुम्हारी वह पागल बेटी कहाँ है? कल से लापता है, उसके लापता होने का इल्जाम हम पर मत लगाना। और अच्छा ही हुआ कहीं चली गई, पागल कहीं की जिंदगी हराम कर रखा था उस पागल ने। उनकी बातें सुनकर विजय जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने बिना अपने कदमों को रोके आगे बढ़ते हुए बोले, तुम ही ने तो कहा था अभय से उसकी शादी करवा देने के लिए, बस उसकी शादी करवा कर ही आ रहा हूँ। जैसे ही विजय जी के मुंह से निकली हुई बात काशवी और आरती ने सुनी, दोनों के चेहरे के रंग सफेद पड़ गए। काशवी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहा, मॉम डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभय से प्यार करती हूँ। डैड उस पागल की शादी अभय से कैसे करवा सकते हैं? जैसे ही विजय जी की कानों में यह बात गई, वो अभी आधी सीढ़ियां चढ़ चुके थे। वो वापस से नीचे आए और एक तिरछी स्माइल करते हुए आरती जी और कश्वी की शक्ल देखते हुए बोले, तुम अभय से प्यार करती हो? नहीं, तुम अभय से प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उसे उसके मुंह पर ये कहकर नहीं छोड़ती कि वो अपाहिज है और पता नहीं वो कब ठीक होगा। इस वजह से तुम उससे शादी नहीं करोगी। अपने पापा के मुंह से ताने भरे शब्द सुनकर काशवी जमीन को ताकने लगी, लेकिन फिर उसने बेशर्मी से विजय जी की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अभय मुझे पाने के लिए इतना पॉजिटिव है। जब मैं उससे शादी करने से मना करूंगी तो वो मेरे आगे आकर गिड़गिड़ाएगा कि मैं उसे ना छोड़ूं। वो 2-3 बार गिड़गिड़ाता तो मैंने मन बना लिया था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं और आपने उसकी शादी उस पागल से करवा दी। काशवी के मुंह से अभी इतना निकला ही था कि विजय जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा।
जिससे काशवी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और जेरोक्स कॉपी की तरह उसके चेहरे पर विजय जी की उंगलियों के निशान छप गए। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में अभय के कमरे पर जब कसक अभय की ऊपर से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी, तो अभय भी उठने लगा था, लेकिन जब उसने फोन से आती हुई आरती की आवाज सुनी कि कल से वह पागल लापता है और उसका इल्जाम विजय जी उन दोनों पर न लगाए, तो अभय उठकर बेड पर बैठ गया और उसने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और ब्लूटूथ अपने कान पर लगा लिया। वो आगे की बातें सुनना चाहता था और अभी जैसे ही उसने काशवी के मुंह से वो सारे शब्द सुने, उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। और काशी ने क्या कहा, उसकी बीवी पागल है, विजय जी ने उसकी शादी एक पागल से करवा दी है। अभय को गुस्सा अभी इस बात का नहीं आ रहा था। काशवी उसे अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी, या फिर उसकी शादी कसक से हुई है। उसे गुस्सा काशवी के ऊपर इस बात से आ रहा था कि काशवी ने उसकी बीवी को पागल कहने की हिम्मत कैसे की। काशवी के गाल पर लगी थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंजने लगी थी, जिस वजह से विजय जी के माता पिता भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। और विजय जी को काशवी के ऊपर हाथ उठाते देखकर जैसे ही वह कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही विजय जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, डैड आप तो कुछ बोलना ही मत, आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है और मेरी बच्ची की जिंदगी ये दोनों माँ बेटी मिलकर बर्बाद करें, यह मैं होने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में अभय गौर से फोन से आती हुई आवाज सुन रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और कुछ देर में कसक भागते हुए बाथरूम से बाहर निकली और उसने अभय की तरफ देखा। अभय एक छोटी सी स्माइली लिए उसे देख रहा था। उसने हाथ में फोन था और उसकी निगाहें कसक को देख रही थी। कसक ने कहा, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अभय ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वह अभी बहुत सीरियस है और अभय ने वापस से अपना कंसंट्रेट फोन से आते हुए आवाजों पर लगा दिया। कसक जब नीचे आई तो उसने देखा कि नीचे हॉल में राघवेंद्र जी, राजीव जी और सुनैना जी तीनों बैठे चाय पी रहे थे और उनके सामने एक हेड सर्वेंट खड़ा था जो उनको चाय सर्व कर रहा था। कसक सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतरने लगी। उसे दौड़कर कर आते देखकर सुनैना जी ने कहा, बेटे क्या हुआ, इस तरह दौड़कर क्यों आ रही हो? कसक ने पहले घड़ी की तरफ टाइम देखा जिसमें अभी सुबह के 7 बजे बज रहे थे और उसने सुनैना जी से कहा। पहले उसने याद किया कि अभय ने उसे खुद को क्या कहने के लिए कहा था। जब उसे याद आया तो उसने कहा, हब्बी ने कहा है कि मैं जो कहूंगी मेरे पसंद का खाने का मुझे बना कर देंगे। कसक के मुंह से अभय के लिए हब्बी सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कसक ने अभय को हब्बी कहकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। सुनैना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, क्या खाना है आपको बताओ, हम वो सब बनवा देंगे। कसक ने कहा, मुझे चने की सब्जी, पूरी और काजू का हलवा खाना है और मुझे गोला आइसक्रीम भी खाना है। कसक ने अपनी फरमाइश बताई तो अभी राजीव जी को चाय सर्व कर रहे हेड सर्वेंट से सुनैना जी ने कहा, आपने सुना हमारी बेटी ने क्या कहा है, तो आप जल्दी से जाए और जल्दी से जल्दी यह सारी चीज बनाकर लाइए। वह सर्वेंट तुरंत चाय का कप राजीव जी को देकर किचन की तरफ चले गए। सुनैना जी ने कसक को अपने पास बैठाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कसक बेटा आप हमें ये बताओ कि रात को नींद आई अच्छे से आपको? कसक जो उस सर्वेंट को किचन की तरफ जाते हुए देख रही थी, उसने बेख्याली में अपने सर को हाँ में हिला दिया। कसक बार बार घड़ी की तरफ देखती और फिर किचन की तरफ देखती। सुनैना जी को लगा कि कसक को बहुत ज्यादा ही भूख लगी होगी, तभी वो बार बार टाइम देख रही है कि उसका नाश्ता बनने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कसक से कहा, बेटे आपको बहुत भूख लगी है? कसक अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाया। तो सुनैना जी ने एक सर्वेंट को आवाज देते हुए कहा, ललिता इधर आइए जरा। वो सर्वेंट जब वहां आए तो सुनैना जी ने उनसे कहा, किचन में कुछ सूखे स्नैक्स रखे होंगे, लाकर दीजिए, हमारी बेटी को बहुत भूख लगी है। वो सर्वेंट तुरंत चली गई और कसक के लिए सूखे स्नैक्स लाकर उसके सामने रख दिया। कसक ने 2-3 बाइट लिए और सुनैना जी से कहा, मुझे पूरी और चने की सब्जी खानी है। बार बार कसक घड़ी की तरफ जरूर देख रही थी और यह सब राघवेंद्र जी और राजीव जी भी नोटिस कर रहे थे। वह देख रहे थे कि सुनैना जी कैसे कसक पर लाड लड़ा रही थी। वहीं चौधरी निवास में विजय जी की इस तरह काशवी पर हौंत उठाने से आरती विजय जी पर चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विजय, तुम उस बेगैरत नाजायज औलाद के लिए अपनी इस जायज औलाद पर हाथ उठा रहे हो। तभी विजय जी एक बार फिर से चिल्लाए, मेरी बेटी को नाजायज बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारी गर्दन से लपेट दूंगा, समझी?
बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों की यह नाजायज शब्द, मेरी बच्ची को पागल बोलना अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कल रात उसे एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंपा है जो उसकी हिफाजत करेगा। आज तक इस घर में उसके साथ होने वाली हर ज्यादती को मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रह जाता था क्योंकि मेरी बेटी इस घर से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तुम जैसी घटिया औरत में अपनी माँ नजर आती थी। वह तुम्हें अपनी माँ कहना चाहती थी, तुम्हारे ममता के लिए तरसती थी मेरी बच्ची। मैंने उससे कई बार कहा था कि बच्चा हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, मैं सब तरह से तुम्हारा ख्याल रख लूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन मेरी बच्ची ने जाने से साफ मना कर दिया था। क्यों पता है? क्योंकि उसे माँ का प्यार चाहिए था। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई घटिया औरत हो आरती कि तुमने माँ का प्यार तो छोड़ो, एक माँ शब्द तक मेरी बच्ची को नहीं दे पाई तुम। फोन की दूसरी तरफ ये सभी बातें सुन रहे अभय की हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज में निकला, मेरी बीवी नाजायज है। अभय को लग रहा था जैसे कि उसके कान कुछ गलत सुन रहे हैं। क्या उसने सही सुना कि कसक विजय जी और आरती की बेटी नहीं बल्कि विजय जी और किसी और की बेटी है? कसक विजय जी की नाजायज औलाद है। अभय का दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था और उसका फोन गिरकर बेड पर ही पड़ा था। तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था और उसे विजय जी की और बाकी सब की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ चौधरी निवास में विजय जी ने आरती के ऊपर चीखते हुए कहा, जब मेरी बच्ची 10 साल की थी आरती तुम्हारे प्यार को तरसती रही, तुम्हें माँ माँ कहते हुए तुम्हारे पीछे सीढ़ियों पर भाग रही थी मेरी बच्ची, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बच्ची पर ध्यान तक नहीं दिया, बल्कि तुमने उसे। विजय जी ने सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से को दिखाया, उस ऊंचाई से तुमने मेरी बच्ची को धक्का दे दिया, क्योंकि तुम्हें उसकी आवाज अपने कानों में चुभ रही थी। मेरी बच्ची उस ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिरी और उसके सर पर चोट लग गई। मेरी बच्ची खून से सन रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी बच्ची को देखा तक नहीं कि वह मर गई या जिंदा है, तुमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। पूरे 3 घंटे बाद जब मुझे बेचैनी हुई कि मेरी बच्ची कैसी है और मैं घर आया तो क्या देखता हूँ कि मेरी बच्ची खून से सनी सीढ़ियों के पास पड़ी है। उस वक्त जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर आप 5 मिनट की देरी कर देते तो बच्ची की जान चली जाती, हम नहीं बचा पाते बच्ची को। और उस वक्त से आज तक मेरी बच्ची का दिमाग एक बच्चे जैसा है। मेरी बच्ची का शरीर तो बढ़ रहा है, लेकिन दिमाग की ग्रोथ उसकी धीमी हो चुकी है। जहां नॉर्मल बच्चे अपनी एज के मुताबिक सब चीज समझते और करते हैं, वही मेरी बच्ची उनसे 4 गुना पीछे रहती है। मेरी बच्ची को सब चीज नहीं आता, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। विजय जी ने अपने माता पिता आरती और काशवी को उंगली से दिखाते हुए कहा। वही रानावत हवेली में अभय के कमरे में अभय, जो विजय जी की सारी बातें फोन में सुन रहा था। जैसे जैसे वह कसक के बारे में बोलते जा रहे थे, वैसे वैसे अभय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से से उसके हाथ की नसें बाहर फूलकर नजर आ रही थी। उसने कसकर अपनी हाथ की मुट्ठी बांध ली थी और उसने गुस्से से उबलते हुए कहा, काशवी आरती तुम दोनों ने गलती कर दी है, तुम दोनों को इसकी सजा तो मिलेगी। तुम्हें मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि तुम लोग उस वक्त को याद करोगी जब तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया था। अब बेड से उठा और अपने व्हीलचेयर पर बैठा। अभी उसका मन कसक को देखने का कर रहा था, इसलिए वो कमरे के बाहर निकल गया। उसने फोन से आए आवाज को सुनते हुए कहा, तुम दोनों आरती और काशवी उस वक्त को कोसोगी जब तुमने मेरी कसक के साथ ऐसा किया था। तुम दोनों याद करोगी कि अगर तुम्हें पता होता पहले कि कसक का पति मेजर अभय रानावत बनेगा, तो तुम दोनों उस वक्त ऐसा करने से पहले कांप जाती। तुम दोनों उस वक्त मरने के लिए तैयार रहती, लेकिन मेरी कसक के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचती। अभय से अभी उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहीं चौधरी निवास में इतना कहकर विजय जी मुड़े और सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। फिर वह रुके और बोले, 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने कसक की शादी अभय कर दी, इस बात से तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वैसे भी तुम्हें कसक पसंद नहीं थी, तुम दोनों उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। अब तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना कि अब तुम्हें उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे सर का बोझ कम कर दिया उसकी शादी कर कर। फिर वह हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, तुम दोनों इसलिए इतना परेशान हो रही हो क्योंकि मैंने तुम दोनों की पर्सनल नौकरानी को तुमसे छीन लिया है ना, जो तुम्हारे झूठे बर्तन धोती थी, तुम्हारी उतरे हुए कपड़े धोती थी और तुम्हारे जूते तक उतारती थी। तुम्हारे पैरों से है ना, इसलिए परेशान हो रही हो ना। फिर उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, सबका दिन एक जैसा नहीं होता है, अब तक मेरी बेटी यह सब बर्दाश्त करती आ रही थी,
क्योंकि उसे तुम में अपनी माँ चाहिए थी। वह तुम्हारे सारे काम एक बच्ची के दिमाग होने के बाद भी सिर्फ इसलिए करती थी ताकि तुम उसे माँ का प्यार दे सको। लेकिन तुम तो इतनी घटिया और गिरी हुई हो कि तुम उससे एक मीठी बोल तक नहीं बोल पाई। फिर विजय जी ने अपने बाल नाचते हुए कहा, पता नहीं वह औरतें कैसे होती है जो किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करके अपने सीने से लगाकर पालती है। मेरी किस्मत में तुम जैसी औरत लिखी थी जो अपने पति के बच्चे को भी नहीं संभाल पाई। उसे तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं मांग रही थी। फिर विजय जी ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, यह है आपकी पसंद। काश मैंने उस वक्त आपकी सुसाइड की धमकी को ना सुना होता और मैं इस औरत से शादी नहीं करता तो आज मैं जो ये तिल तिल करके मार रहा हूं ना, यह नहीं मरता। कम से कम मैं अपने प्यार कुसुम के साथ खुश तो रहता। लेकिन नहीं, आपको तो यही लड़की पसंद थी मेरे लिए। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में अभय सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर बैठा नीचे हॉल में सोफे पर बैठी कसक को देख रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कसक के लिए। कहते हैं जब खुदा दो रूह को आपस में शादी के बंधन में जोड़ता है तो उनके दिल में गबी मोहब्बत भी डाल देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और इसी खिंचाव की वजह से उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनपती है। और अभी अभय के दिल में ऐसा ही खिंचाव कसक के लिए महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी उसके दिल में कसक के लिए बेचैनी हो रही थी। करीब आधे घंटे में सारे सर्वेंट ने मिलकर कसक के पसंद का नाश्ता बना दिया था और तुरंत लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया था। सुनैना जी खुद कसक को हॉन्ट पकड़कर उठाकर अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आए और उसके लिए नाश्ता सर्व करने लगी। कसक ने जब पहला बाइट लिया तो उसने कहा, यम्मी, बहुत टेस्टी है। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सर्वेंट मुस्कुरा दिए जो उसके खाने की तारीफ के लिए खड़े थे और वापस से किचन में जाकर अपना काम करने लगे। वही अभी कसक खा ही रही थी जब वहां पर जॉगिंग सूट में कान में एयरपोर्ट्स लगाए म्यूजिक सुनते हुए आयुष बाहर से आया। उसने देखा कसक वहां बैठकर नाश्ता कर रही है तो वह भी जल्दी से कसक के पास आया और बोला, बेस्टू, तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था। कसक ने उसे देखा और उसके हाथ में जो अभी बाइट थी वह उसने आयुष के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। आयुष ने भी उस बाइट को मुंह खोला और खा लिया और अपने मुंह में रखे खाने को चबाते हुए कसक से दोबारा पूछा, बोलो ना बेस्टू, जो मैंने तुमसे कहा था वह तुमने किया। कसक ने खाते हुए ही आयुष से कहा, अरे बेस्टू, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि मेरे हब्बी को करना क्या है। लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया। कसक के सामने ही बैठे राघवेंद्र जी, राजीव जी, सुनैना जी और आयुष सब उसका मुंह देखने लगे कि अभय ने ऐसा क्या किया है। तभी कसक ने अपनी उंगली से अपने होठों को दिखाते हुए कहा, उन्होंने ना पहले मुझसे पूछा कि उन्हें करना क्या है। तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि हब्बी को करना क्या है। तो मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मेरे होठों को चुम्मा दे दिया। कसक की इस बात को सुनकर उसके सामने बैठे चाय पी रहे राजीव जी के मुंह में जो चाय का घूंट भरा था अभी वह देखते ही देखते सामने बैठे आयुष के ऊपर पूरा उगल दिया और उसके बाद जो आयुष के मुंह में कसक ने निवाला डाला था वह उसके हलक में ही अटक गया और वह बुरी तरह से खांसने लगा। जब सुनैना जी ने कसक के मुंह से निकली हुई बात को सुना तो उन्हें आयुष के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि आयुष कसक को ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी कसक के मुंह से निकली अगली बात ने उन सबको एक और झटका दे दिया। कसक ने कहा, तुम्हें पता है बेस्टू, मैंने हब्बी को कहा कि आप बिना मेरे साथ कुछ किए सो नहीं सकते, तो उन्होंने पहले तो मुझे चुम्मा दिया और उसके बाद पता है आंटी आपको, उन्होंने कहा कि उनके पास पर्सनल बड़ा वाला इंजेक्शन है, वह मुझे लगा देंगे। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आंटी आप हब्बी को बोलना ना कि वह मुझे इंजेक्शन ना लगाएं। इतना कहते हुए कसक ने एक मासूम से बच्चे के जैसा अपना चेहरा बना लिया। वही सुनैना जी, राघवेंद्र जी और राजीव जी, इन सभी का चेहरा देखने लायक था। राघवेंद्र जी और राजीव जी जल्दी से अपने चेयर से उठते हुए बोले, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, पहले तुम कसक को खिला दो। राजीव जी ने इतना कहा और वह साइड हट गए। तभी एक साथ कई लोग रानावत हवेली के अंदर आए और चिल्लाते हुए बोले, कहाँ है साहब, हम लोग आ गए। इतना कहते हुए उन सब की निगाह डाइनिंग हॉल पर गई और वहां बैठे सभी की निगाह उन सब पर गई, जहां 6 से 7 लड़के खड़े थे जो कोरियन ड्रामा की हीरो की तरह लग रहे थे। मोस्ट हैंडसम एंड बैचलर, और उनके साथ 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी जो बिल्कुल चाइनीज हीरोइन की तरह लग रही थी, एकदम खूबसूरत और स्लिम ट्रिम। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है हिज लिटिल गर्ल।